हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिक्स्थ अटेम्प्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल टॉपिक की कि अगर कोई इंसान कोई भी क्राइम करता है तो उस क्राइम की जो मैक्सिमम और फाइनल सज़ा होती है वो होती है डेथ पेनल्टी। और आज का हमारा टॉपिक यही है, डेथ पेनल्टी। कि डेथ पेनल्टी के हम सारे के सारे एस्पेक्ट को देखेंगे। इसकी हिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे एंशियंट टाइम से कि एंशियंट टाइम में डेथ पेनल्टी दी जाती थी तो किस तरीके से दी जाती थी, उसका कौन सा मेथड हुआ करता था, क्या क्राइम हुआ करते थे, और करंट सिनेरियो के अंदर आज मॉडर्न टाइम में डेथ पेनल्टी किस किस तरीके से दी जाती है और किस वजह से दी जाती है। हिस्ट्री देखने के बाद हम देखेंगे थ्योरी और पर्पस। डेथ पेनल्टी आपको हर एक क्राइम में नहीं दी जाती, वो किसी न किसी मेजर क्राइम के लिए ही दी जाती है। तो इसके पीछे ऐसी कौन सी थ्योरी है, ऐसा कौन सा पर्पस है जो डेथ पेनल्टी सर्व करती है, हम फिर उस पर ध्यान देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अपना इंडियन लॉज की। इंडिया के अंदर डेथ पेनल्टी अभी भी है, लेकिन आपकी डेथ पेनल्टी जो है वो इंडियन लॉज के हिसाब से दी जाती है। और हमारी डेथ पेनल्टी को इवॉल्व किया गया है टाइम टू टाइम। जुडिशरी के कुछ केसेस हैं, उन केसेस के बेसिस पे, उनके वर्डिक्ट के बेसिस के ऊपर एक डॉक्ट्राइन बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन। इस डॉक्ट्राइन के बेसिस पे ही अब डेथ पेनल्टी दी जाती है। तो हम देखेंगे ऐसे कौन से केसेस हैं और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन क्या चीज़ है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ध्यान देने की, जो है आपका एबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी। कुछ एनजीओ और कंट्रीज़ का ये मानना है कि डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर देना चाहिए। डेथ पेनल्टी ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। हम कोशिश करेंगे ये देखने की कि क्या डेथ पेनल्टी देना सही है, और अगर इसको बंद करना है या आप इसको अबॉलिश करना है तो उसके क्या क्या ड्रॉबैक हैं या उसके क्या एडवांटेज हैं। मैं टॉपिक शुरू करते हैं यहाँ से। हम अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो इवन इन ग्रीस, वहाँ पर भी आपको डेथ पेनल्टी या फिर मृत्युदंड दिया जाता था। जो क्राइम होते थे वो होते थे मर्डर, ट्रीजन, आर्सन या फिर रेप। तो उस केस में जो सज़ा दी जाती थी आपको वो होती थी डेथ पेनल्टी। वो हैंगिंग भी हो सकती है और डिफरेंट मेथड्स भी हो सकते हैं, जिसकी हम आगे बात करेंगे। वहीं अगर आप बात करते हैं रिलीजियस टेक्स्ट की, तो क्रिश्चियनिटी हो गया, जुडाइज़म, इस्लाम, तो इवन इसके अंदर भी मेंशन है आपका डेथ पेनल्टी का। बाइबल के अंदर इसी मेंशन है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का खून बहाता है तो उसका खून भी किसी दूसरे इंसान के द्वारा ही बहा जाना चाहिए। जो क्राइम मेंशन किए गए हैं इसके अंदर वो है आपका मर्डर, ब्लास्फेमी, अडल्ट्री, रेप। तो इन सब के लिए जो आपकी सज़ा है वो है आपकी डेथ पेनल्टी। इवन अगर हम बात करते हैं अपने एंशियंट इंडिया की, तो एंशियंट इंडिया के अंदर भी मनुस्मृति में ये चीज़ मेंशन की गई है कि अगर कोई इंसान चोरी करता है तो उसकी जो सज़ा है वो क्या है, हाथी के पैर तले उसको कुचलवा देना। ये ऐसा मनुस्मृति के अंदर मेंशन है। और मॉडर्न इंडिया के अंदर अगर हम करंट इंडिया की बात करें तो डेथ पेनल्टी हमारे यहाँ पे है। और जो हमारे क्राइम्स हैं वो है आपका मर्डर, टेररिज्म, ट्रीजन या फिर रेप। तो इन सब केसेस में आपको डेथ पेनल्टी मिल सकती है। और डेथ पेनल्टी का जो मेथड है वो है हैंगिंग। अब हम आगे बात करते हैं मेथड की, कि ऐसे कौन कौन से मेथड है जहाँ पे एंशियंट टाइम से लेकर अभी तक आपको डेथ पेनल्टी दी जाती थी। सबसे पहले है आपका क्रूसिफिकेशन। इसके बाद आपका है बर्निंग एट द स्टेक, जिंदा जला देना। इसके बाद आपके पास है द व्हील। फिर हम आगे देखते हैं गिलोटाइन, जहाँ पे आपका सर अलग कर दिया जाता था, धड़। इसके बाद आपका है ग्रेट। ये एक पेनफुल डेथ होती है, इसमें आपको स्लोली स्लोली आपका गला दबा के आपको मारा जाता है। फिर हमारे पास आती है हैंगिंग, जो कि हमें सबको पता है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हमारे आज के टाइम में। अब बात करते हैं हम थ्योरी की। सबसे पहली थ्योरी जिसके पीछे डेथ पेनल्टी दी जाती है वो है रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ये कहती है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपकी सज़ा उस क्राइम के बराबर होनी चाहिए। अगर मैंने कोई मर्डर किया है तो मेरी सज़ा क्या होगी, मर्डर, मतलब मुझे भी मरना चाहिए। तो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी मतलब टिट फॉर टैट थ्योरी है, जैसा आपने किया है आपको वैसा ही मिलेगा। इसके बाद जो हम बात करते हैं सेकंड थ्योरी की, वो है आपकी डेटरेंस थ्योरी। डेटरेंस थ्योरी मतलब आपका क्या है कि फियर पैदा करती है। अगर आपने मर्डर किया है या आपका जो काम किया है वो हीनियस है, बहुत बहुत हीनियस क्राइम है, तो उस केस में आपकी जो सज़ा है वो मिसाल कायम करने लायक होनी चाहिए। मतलब उससे सोसाइटी के मन में डर पैदा हो ताकि वो ऐसा क्राइम ना कर सके। तो डेटरेंस थ्योरी के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि इस फोटो में आप देख रहे हैं उल्टा टांग रखा है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मेथड अडॉप्ट किए गए हैं डेटरेंस थ्योरी में लोगों को डराने के लिए।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिसेंट डेथ पेनल्टी कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी डेथ रिसेंटली दी गई हैं। तो सबसे पहला केस जिसमें आता है वो है धनंजय चटर्जी, इनको 2004 में दी गई थी। ये कोलकाता के हैं, वेस्ट बंगाल, और जो उनका क्राइम था वो था मर्डर एंड रेप ऑफ 14 ईयर ओल्ड गर्ल। फिर है आपका अजमल कसाब, इनको 2012 में फांसी दी गई थी और इनको वजह क्या थी, मुंबई अटैक। फिर आते हैं अफजल गुरु, 2013 में फांसी दी गई थी इनको, और जो इनका क्राइम था प्लॉटिंग अटैक ऑफ पार्लियामेंट। इनका क्राइम था प्लॉटिंग अटैक ऑफ पार्लियामेंट। फिर आता है याकूब मेनन, 2015 में याकूब मेनन को सज़ा दी गई थी और इनका जो क्राइम था वो था मुंबई ब्लास्ट 1992। फिर हमारे पास आते हैं 4 पर्सन जिनको एक साथ फांसी दी गई थी, वो थे पवन गुप्ता, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, मुकेश सिंह। इनको 2020 में फांसी दी गई थी। इनको फांसी दी गई थी निर्भया रेप केस के अंदर। अब हम बात करते हैं अपने इंडियन लॉज की कि ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जिसकी वजह से आपको डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। सबसे पहले जो है यहाँ पे वो है आपका आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर आप इसको सही से पढ़ते हैं तो ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट जहाँ हमें जीने का अधिकार देता है, वहीं हमसे जीने का अधिकार ले भी लेता है अगर आपने कोई काम ऐसा किया है जो लॉ के अगेंस्ट है। मतलब यह कि इन केस अगर आपने लॉ को ब्रेक किया तो आपको फांसी की सज़ा या फिर डेथ पेनल्टी मिल सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारा केस है वह है आपका सेक्शन 121 ऑफ इंडियन पीनल कोड। मतलब क्या है, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर। अगर आप अपने देश के खिलाफ कोई वॉर लड़ते हैं या अटेम्प्ट करते हैं तो उस केस में जो आपकी सज़ा है वो क्या हो जाएगी, आपकी फांसी। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास लॉ है वह है आपका सेक्शन 302 एंड 303 जो कि मर्डर। तो इन केस ऑफ मर्डर आपको फांसी सज़ा दी जा सकती है, आपको डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास आईपीसी इंडियन पिनल कोड सेक्शन 376 डीबी, दैट इज रेप एंड गैंग रेप। और इसके अंदर रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया है इन केस विक्टिम आपका वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है या फिर ये एक हीनियस क्राइम हो। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट। फिर हमारे पास आता है नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। इसके बाद आपके पास आता है ड्रग ट्रैफिकिंग इन केस ऑफ रिपीटेड ऑफेंडर। तो ये हमारी कुछ लिस्ट है जिसके बेसिस पे इंडिया के अंदर आज भी डेथ पेनल्टी दी जाती है। इवन हमारा आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट एंड SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, इसके अंदर भी आपको फांसी की सज़ा दी जा सकती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट केसेस की। सबसे पहला है आपके पास बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। इसके अंदर क्या होता है, बच्चन सिंह एक मर्डर करते हैं, मर्डर करके वो जेल में आते हैं। जेल में आने के बाद उनको बेल मिल जाती है। जैसे उनको बेल मिलती है वो वापस जाते हैं और फिर से मर्डर कर देते हैं। तो इसकी वजह से रिपीटेड मर्डर करने की वजह से इनको डेथ पेनल्टी दी जाती है। ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस केस से पहले अगर किसी ने कोई मर्डर कमिट किया है तो उसको जो सज़ा मिलती थी वो मिलती थी आपकी डेथ पेनल्टी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस क्राइटेरिया को खारिज किया और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर। अब ये जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ सर्कमस्टांसिस और कुछ कंडीशंस को सामने रखा गया कि अगर आपको डेथ पेनल्टी देनी है तो उससे पहले आपको कुछ कंडीशंस को सोचना पड़ेगा, उनके बारे में ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने अपने 2 सर्कमस्टांसिस को मेंशन किया। सबसे पहला होता है आपका मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस के अंदर क्या होता है, जहाँ पे ये प्रूफ किया जाता है कि जो आपका ऑफेंडर है जिसने क्राइम किया है वो इनोसेंट है। मतलब देखा जाएगा कि उसने वो क्राइम कौन सी कंडीशन में किया है, क्या वो उस टाइम पे इनोसेंस था या नहीं था। और इसके अपोजिट दूसरी तरफ देखा जाएगा आपके एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसिस। एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसिस वो होते हैं जिसकी वजह से आपका ऑफेंडर क्राइम कर सकता है। देखा जाता है कि क्या उसका पिछला रिकॉर्ड ऐसा ही है, क्या वो हिंसक था, क्या वो पहले से मर्डर करता था, क्या वो पहले भी किसी क्राइम में अंदर आ चुका है जेल के अंदर। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे देखा जाता है आपके एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसिस। मतलब 2 हैं, एक मिटिगेटिंग जो कि आपके ऑफेंडर को जिसने क्राइम किया है उसको बचाने के लिए यूज़ किया जाएगा, और दूसरा आपका होगा एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसिस जो आपका जो ऑफेंडर है जिसने क्राइम किया है उसको सपोर्ट करने के लिए कि नहीं ये बंदा क्रिमिनल ही है और इसको सज़ा देनी चाहिए। ये दोनों सर्कमस्टांसिस को एनालाइज करने के बाद, इसको माइंड में इनको रखने के बाद इनका कंपैरिजन किया जाता था कि कौन से सर्कमस्टांसिस ज़्यादा ग्रेव हैं, और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि आपको डेथ पेनल्टी देनी है या नहीं देनी।
बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में आपका जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया और क्या करना है उसकी गाइडलाइंस के बारे में बताया गया। नेक्स्ट जो हमारे पास केस आता है वो है आपका मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में भी इनको डेथ पेनल्टी दी जाती है, बट यहाँ पे हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रॉपर गाइडलाइंस को मेंशन करती है, जैसे कि आपका मैनर ऑफ क्राइम क्या है। जैसे कि चार्ट में आप देख रहे हैं, पहला होता है स्टेजेस ऑफ क्राइम। क्या पर्सन की इंटेंशन थी क्राइम करने की, इंटेंशन थी तो क्या उसने कोई तैयारी करी है, तैयारी करने के बाद क्या उसने अटैम्प्ट किया है। ऐसा हो सकता है उसने अटैम्प्ट करने की कोशिश करी हो बट वो फेल हो गया हो, और अटैम्प्ट किया है तो क्या मतलब वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो ये आपका जो मैनर ऑफ क्राइम है इसको नोटिस किया जाता है। देखिए मैनर ऑफ क्राइम का मतलब ये है कि एक होता है कि आप सेल्फ डिफेंस में भी कभी कभी शायद मर्डर कर सकते हैं अपने को बचाने के लिए, लेकिन मैनर ऑफ क्राइम अगर प्रॉपर ऑर्डर से होता है तो मतलब क्या है कि पर्सन अवेयर था कि वो क्राइम करने जा रहा है, तो वो उसका एक एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसिस बनता है। फिर हम देखते हैं एंटी सोशल नेचर। मर्डर करने का तरीका क्या था, जिसने जो भी क्राइम कमिट किया है वो क्राइम कहीं ऐसा तो नहीं कि सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट था या फिर काफ़ी ब्रूटल या फिर हीनियस था। उसके बाद हम देखते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आपका क्राइम कितना ग्रेव है। आपने एक मर्डर किया है या पूरी फैमिली का मर्डर कर दिया या फिर आपने कोई जेनोसाइड कर दिया, तो इस तरीके को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम, कि आपका क्राइम कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, कितना ज़्यादा हीनियस है, ब्रूटल है। फिर देखते हैं पर्सनैलिटी विक्टिम, जिसको मारा है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब वो पर्सन भी ऐसा ही हो, उसने आपको भड़काया हो और आपने सेल्फ डिफेंस में उसको मार दिया। तो एक तरीके से विक्टिम और ऑफेंडर दोनों के पर्सनैलिटी का टेस्ट यहाँ पे किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर डेथ पेनल्टी देने का तरीका क्या है। कभी भी कोई क्राइम होता है, उसका केस फाइल होता है, तो सबसे पहले डेथ पेनल्टी देता है लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट कभी भी अपनी मर्जी से डेथ पेनल्टी नहीं दे सकता। वो लाइफ इम्प्रिजमेंट दे सकता है, आपको उम्र भर कैद की सज़ा दे सकता है, लेकिन अगर डेथ पेनल्टी या मृत्युदंड देना है तो उसके इस डिसीजन को हाई कोर्ट वेरीफाई करता है। हाई कोर्ट परमिशन देगा तभी दी जाएगी, वैसे नहीं दी जाएगी। मतलब क्या कि डेथ पेनल्टी को वेरीफाई कौन करेगा? हाई कोर्ट। फिर क्रिमिनल अपील कर सकता है हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि जनरली हाई कोर्ट ने ही पहले इस डिसीजन को हाँ किया होता है इन केस ऑफ लोअर कोर्ट। तो अगर वो अपील करता है अपना हाई कोर्ट के अंदर तो उसकी डेथ पेनल्टी को वैलिड रखा जाता है। फिर नेक्स्ट आप अपील करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी आपको डेथ पेनल्टी को अपहोल्ड किया जाता है तो उस केस में फिर क्या है कि आपका नेक्स्ट ऑप्शन होता है रिव्यू पिटिशन। रिव्यू पिटिशन सिर्फ उसी केस में की जाएगी इन केस डेथ पेनल्टी आपको अवॉर्ड करने के बाद विद इन 30 डेज ऐसा कोई एविडेंस आ जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस केस के लिए। तो इन केस रिव्यू पिटिशन में क्या होता है कि आपके पास 30 डेज का टाइम होता है जजमेंट के बाद। रिव्यू पिटिशन अगर खारिज हो जाए तो उसके बाद आती है क्यूरेटिव पिटिशन। क्यूरेटिव पिटिशन भी तभी दी जाती है जब आपकी रिव्यू पिटिशन कैंसिल हो जाए और उसके बाद आपके केस से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ आ जाए या कोई ऐसा एविडेंस सामने आ जाए जो कि केस की दिशा को बदल सकता है। क्यूरेटिव पिटिशन अगर आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, जो पैनल, जो बेंच जिसने आपको डेथ पेनल्टी दी होती है, ये केस वापस उसी पे चला जाता है। तो वो दोबारा से चेक करेंगे एविडेंस को और फिर आपको दोबारा से बताएंगे कि आपकी उस क्राइम की सज़ा क्या है। इन केस अगर आपकी क्यूरेटिव पिटिशन भी कैंसिल हो जाती है तो आपके पास होती है मर्सी पिटिशन। मर्सी पिटिशन मतलब क्या है, आर्टिकल 72, जिसके बेसिस पे ऑफेंडर प्रेसिडेंट को अप्रोच करता है मर्सी पिटिशन के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास केस है वो है उपिंदर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर प्रॉपर गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था कि आपको एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसिस और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस को देखना है और आपके जो फैक्टर्स लेट डाउन किए गए थे उनको देखना है। बट इस केस में क्या होता है कि ये जो केस होता है आपका, इसके अंदर ये होता है फैमिली का केस लैंड डिस्प्यूट की वजह से, जहाँ पे उपिंदर सिंह और इनके कोई दोस्त मिलके अपने भाइयों को मार देते हैं। तो इस केस के अंदर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, ये दोनों ही इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, वो डायरेक्ट इनको डेथ पेनल्टी दे देते हैं। तो पहले जब लोअर कोर्ट आपको डेथ पेनल्टी देता है इस केस के अंदर, वो हाई कोर्ट से वेरीफाई की जाती है। बट जब वो अपील करता है उपिंदर प्रधान, तो हाई कोर्ट अपनी इस सज़ा को रिवर्स कर देते हैं और किसी भी फैक्टर को ध्यान में नहीं दिया जाता, ना तो आपके एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसिस को, ना ही आपके मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस को। इसके बाद हमारे पास आता है केस, वो है शबनम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसको अमरोहा मर्डर केस भी कहते हैं और ये काफ़ी पॉपुलर है अभी भी। इस केस में क्या होता है, शबनम जो कि एक एजुकेटेड पर्सन है, एमए कर रखा होता है इन्होंने, ये अपने लवर जो कि 8वीं पास होता है सलीम, उनके साथ मिल के अपनी फैमिली का मर्डर कर देते हैं कुल्हाड़ी से। जो कुल्हाड़ी से सबको मार देते हैं और इनके जो फादर होते हैं वो गवर्नमेंट टीचर होते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि ये इनके
इसमें होता क्या है कि इनकी फैमिली इनकी शादी के अगेंस्ट होती है, तो इस केस में ये दोनों प्लानिंग करके इनको मार देते हैं और शबनम ज़िंदा होती है। शबनम फिर सुबह उठ के बोलता है कि कोई घर में घुसा, उसने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया। और अल्टीमेटली 1 वीक के अंदर ये केस सॉल्व हो जाता है। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तीनों ही शबनम को फांसी की सज़ा सुनाते हैं। इनकी जो डेथ पेनल्टी है उसको अपहोल्ड करते हैं। इन केस अगर इसको डेथ पेनल्टी होती है शबनम को, तो हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के आज़ाद होने के बाद शबनम पहली ऐसी वुमन होगी जिसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। इवन शबनम ने मर्सी पिटीशन भी फाइल करी गवर्नर के पास और इवन प्रेसिडेंट के पास, जो कि प्रणब मुखर्जी जी थे, बट इनकी मर्सी पिटीशन को खारिज कर दिया गया, इनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया। यहाँ पे ट्विस्ट इस बात का है कि जेल के अंदर शबनम एक बच्चे को जन्म देती हैं जिसका नाम ताज है, और जैसे ही वो उसको जन्म देती हैं तो ये जो केस है आपका वो मीडिया में आता है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो बर्थ ऑफ चाइल्ड है, ये जो बच्चा है, बच्चे की परवरिश एक आपका फैक्टर होता है, मिटिगेटिंग फैक्टर, जो कि आपके ऑफेंडर की, जिसने क्राइम किया है, उसकी सज़ा को कम कर सकता है। क्योंकि बच्चे का पालन पोषण करने के लिए उसके माँ बाप का होना ज़रूरी है। तो इस केस में, शबनम के केस में क्या है कि इसको डेथ पेनल्टी दी गई है, फांसी की सज़ा सुनाई गई है, बट क्योंकि एक बच्चा है जिसका पालन पोषण करना है इसने, तो ऐसा हो सकता है कि इसकी फांसी की सज़ा को कम कर सकते हैं, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर, मतलब आजीवन कारावास। लेकिन इनकी फांसी की सज़ा को अभी भी अपहोल्ड किया गया है। और अब लेटेस्ट क्या है कि जो इनके बच्चे हैं, उन्होंने रामनाथ कोविंद जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, उनको अपील की थी ताकि इनका जो डेथ सेंटेंस है उसको कम्यूट कर दिया जाए और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाए। बट ये जो हमारी मर्सी पिटीशन है, इसका अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है। अब बात करते हैं मर्सी पिटीशन की। प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 मर्सी पिटीशन को अलाउ करता है और इसके अंदर वो किसी भी क्राइम को पार्डन या फिर रिड्यूस कर सकता है। सिमिलर इज़ द केस विद गवर्नर। गवर्नर भी अंडर आर्टिकल 161 मर्सी पिटीशन के अंदर किसी भी सज़ा को रिड्यूस कर सकता है। डेथ सेंटेंस को सिर्फ प्रेसिडेंट ही पार्डन कर सकता है, डेथ सेंटेंस को गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता। तो कि अगर किसी इंसान को डेथ पेनल्टी दे दी गई है और वो अपना सारे तरीके ख़त्म कर चुका है, मतलब रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुकी है, क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज हो चुकी है, तो उसके पास आखिरी ऑप्शन क्या होता है? मर्सी पिटीशन। तो इस केस में क्या होता है, जो रिलेटिव होते हैं प्रिजनर के, वो एक रिटन एप्लीकेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। उसके बाद जो ये आपकी एप्लीकेशन है वो जाती है आपके प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट के अंदर, और वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास इसको भेजा जाता है रिकमेंडेशंस के लिए। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसको भेजती है स्टेट गवर्नमेंट के पास उनके सजेशन के लिए, और फिर उसके बाद वहाँ से वो एप्लीकेशन वापस आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास, और फिर वो देती है उसको प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे फाइनल अथॉरिटी होता है कॉल लेने की, कि इस रिकमेंडेशन के बेसिस पे अब इनको सज़ा देनी है या नहीं देनी, या इनका जो डेथ सेंटेंस है उसको माफ़ करना है नहीं करना, ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट जहाँ पे सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है कि इस मर्सी पिटीशन को रिव्यू करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपका टाइम कितना भी लंबा हो सकता है। और यही एक वजह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से मर्सी पिटीशन को कंसीडर करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ऐसे केस में ऑटोमेटिकली आपका डेथ सेंटेंस जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि इसको एक मेंटल टॉर्चर के रूप में देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि डेथ पेनल्टी को अबॉलिश क्यों करना चाहिए। सबसे पहला रीज़न हमारे पास नॉट अप्रूव्ड बाय ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स वाले डेथ पेनल्टी को अपहोल्ड नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि हर इंसान को जीने का अधिकार है, चाहे वो ऑफेंडर ही क्यों ना हो। तो उस केस में उसको फांसी की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, उसको डेथ पेनल्टी नहीं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्बिट्रेरी डिसीजन ऑफ जुडिशरी। जैसे कि हमने उपिंदर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा केस में देखा है कि सेशन कोर्ट ने पहले हाई कोर्ट के स्पेशल रीजन हाई कोर्ट के सेशन कोर्ट ने पहले हाई कोर्ट के अप्रूवल के बाद ही डेथ पेनल्टी दी। बट जब इन्होंने अपील करी हाई कोर्ट के अंदर, तो हाई कोर्ट ने अपनी डेथ पेनल्टी वाले डिसीजन को चेंज करके उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे केस में जुडिशरी के आर्बिट्रेरीनेस के ऊपर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और सेम हमारा जो फर्स्ट एक एग्जीक्यूशन वाला केस है 2004 का, धनंजय चटर्जी, इसके अंदर भी कुछ ऐसे ही केसेस हैं कि जब इनको फांसी की सज़ा दी गई, उनको फांसी हो गई, उसके बाद कुछ ऐसे एविडेंस सामने आए जिसके बेसिस पे ये माना जाता है कि ये इनोसेंस थे, और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर कभी भी ये चीज़ नहीं मानी कि ये क्राइम उन्होंने किया है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के थोड़े से फ्लॉज की वजह से ये माना जाता है कि शायद जुडिशरी ने इनको गलत सज़ा दे दी, बट ये मर चुके हैं, इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था।
थर्ड ये माना जाता है डिसीजन इफेक्टेड बाय पब्लिक प्रेशर। अगर कोई केस हीनियस होता है या ब्रूटल होता है तो उस केस में जुडिशरी सारे के सारे पहलुओं को नहीं देखती, वो सोसाइटी के प्रेशर में आके ऑटोमेटिकली पहले ही डिसाइड कर लेती है कि इस पर्सन को, इस ऑफेंडर को जो सज़ा देनी है वो है डेथ पेनल्टी। तो ऐसे केस में डेथ पेनल्टी को अबॉलिश करने की डिमांड ज़्यादा उठती है ताकि ये चीज़ें अवॉइड की जा सके। इसके बाद आपका है मेंटल इलनेस। अगर कोई इंसान कोई क्राइम करता है, उससे गलती से हो जाता है तो केस अलग है, बट जनरली ये माना गया है जो सीरियल किलर होते हैं या जो ब्रूटली बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से या एंटी सोशल तरीके से क्राइम करते हैं, तो उनकी जो मेंटल हालत है वो ठीक नहीं होती, वो मेंटली इल होते हैं। तो इसलिए एक जो रीज़न दिया जाता है डेथ पेनल्टी को अबॉलिश करने का, वो ये कि जो ऑफेंडर है, जिसने क्राइम किया है, शायद उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, तो गवर्नमेंट को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए इन लोगों की दिमागी हालत को ठीक करने के लिए। इसके बाद जो आपका आता है डज़न्ट फोकस ऑन रिफॉर्मेशन, मतलब अपराधी के सुधरने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया या फिर आपने उसको 6 या 7 साल की सज़ा दी, तो ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर चेंजेस आ जाएँ और वो सुधर जाए। बट अगर आपने उसको डेथ पेनल्टी दे दी, तो ऐसे केस में उसका माइंड पहले से सेट हो जाता है कि उसको मरना ही है, तो वो शायद रिफॉर्म होने के चांसेस जो हैं, वो हम गँवा देते हैं। तो इन रीज़न की वजह से डेथ पेनल्टी को अबॉलिश करने के लिए कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।